Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is banking. The vital role of banks in business growth. आज हम बात करेंगे कि बैंक और उसकी बैंकिंग कैसे इसका एक बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल है बिजनेस की ग्रोथ के अंदर बैंकिंग। तो ये जो बैंक है ना और बिजनेस है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इस तरह से कनेक्टेड है। ये लो, इस तरह से कनेक्टेड है। बैंक को आज हम लाइम लाइट के अंदर लेकर आ गए हैं। किसको? बैंक को। कहाँ पे? लाइम लाइट के अंदर। देखिए, शुरुआत करता हूं कि बैंक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं बिजनेस की ग्रोथ के अंदर। जब तक हम उनको यूटिलाइज कर पा रहे हैं राइट जगह के ऊपर। बैंक का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर लोन लोन और लोन की लायबिलिटियां चढ़ा लो। बैंक का नाम आते ही ऐसा लगता है कि बस अब तो ना बैंक से लोन ले लो और सारी जिंदगी उसका इंटरेस्ट और किस्तें भरने में लगाए रहो। ऐसा नहीं है। बैंक और बिजनेस जो है आपस में कनेक्टेड हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए, जिसके लिए मैं ना आपसे एक बात करना चाहूंगा मुकेश की स्टोरी के साथ में। अब ये मुकेश कौन है? मुकेश ना क्या कहता है? मुकेश क्या कहता है? मुकेश क्या कहता है? हाँ। Okay, sorry, let me configure this. Okay, that light was there in my eyes. ओके, मुकेश क्या कहते हैं? देखो, मुकेश की जब मैं स्टोरी की बात करता हूं तो वहां पर जब बिजनेस शुरू करना है ना तो बैंक में चले गए। बैंक में जाकर बैंक में कहा गया कि अकाउंट खोलो। कौन सा अकाउंट खोलो? करंट अकाउंट खोलो, क्योंकि बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए सेविंग अकाउंट के अंदर बिजनेस नहीं होता। मुकेश को क्या बताया कि बिजनेस करने के लिए आपको बैंक में करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब बैंक में चले तो गए करंट अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन बैंक कहता है कि पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेकर आओ तो ही बैंक अकाउंट खोलेगा। यानी कि करंट अकाउंट खोलने के लिए कोई ना कोई बिजनेस के नाम से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब हमारे मुकेश भाई चले गए सीए साहब के पास। सीए ने कहा, मैं आपका जीएसटी नंबर अप्लाई कर देता हूं। अब जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए बैंक अकाउंट लेकर आओ। मुकेश कहता है ये बड़ी चक्कर है। बैंक वाले कहते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए जीएसटी नंबर लेकर आओ। जीएसटी नंबर लाने के लिए बोलते हैं कि बैंक अकाउंट का नंबर लेकर आओ। तो पहले मुर्गी के पहले अंडा, बताओ कैसे खुलेगा करंट अकाउंट? तो कंसल्टेंट तो फिर कंसल्टेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं तुम्हारा जीएसटी का नंबर तो अप्लाई कर देता हूं। जहां बैंक की डिटेल डालनी होती है अभी वहां पर मैं आपका सेविंग अकाउंट का नंबर डाल देता हूं, सेविंग्स अकाउंट का नंबर डाल देता हूं। जब जीएसटी नंबर जनरेट हो जाएगा और फिर तुम बैंक में अकाउंट खुलवा लोगे और जो जीएसटी नंबर आएगा तो मैं पोर्टल पे जाके तुम्हारे सेविंग अकाउंट को रिप्लेस कर दूंगा करंट अकाउंट से। निकल गया सोल्यूशन। कहता मुझे नहीं पता, मैं आपके पास आया हूँ, कैसे भी करके ये काम करवा के दो। कहते वैसे अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना भी होता तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी ट्रेड नेम आ जाता है। क्योंकि बैंक तो अकाउंट खोलने के लिए ट्रेड नेम के लिए कोई ना कोई सरकारी प्रूफ मांग रहा है। चलो, ऐसे तैसे जैसे करते करते मुकेश ने बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। कौन सा? करंट अकाउंट खुलवा लिया। अब करंट अकाउंट खुलवा तो लिया, तो बैंक वाली मैडम कहती हैं कि सर आप करंट अकाउंट करवा तो रहे हो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करवा लो। कहते इन्वेस्टमेंट? मैडम अभी तो, अरे अभी तो मैंने बिजनेस शुरू किया है, अभी करंट अकाउंट खोला है, तो इन्वेस्टमेंट कैसी करवा लूं? कहते हैं कि हमारे बैंक का इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप हुआ है, तो आप अपनी यूलिप करवा लो, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। आप अपना कोई वैसे ही कंपनी का इंश्योरेंस करा लो, मेडिक्लेम करा लो। आजकल बैंक ना इंश्योरेंस भी करते हैं। कहते मैडम रहने दो, मेरे को नहीं करानी, मेरे को तो अभी बिजनेस करना है, उसके लिए करंट अकाउंट खुलवाया है। चलो कोई बात नहीं। अभी वो घर पहुंचा ही था तो बैंक से फोन आ गया
बैंक से फोन आ गया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने जो है ले रखा है करंट अकाउंट हमारे पास बड़ी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जैसे कि आप चाहो तो हमारे बैंक में लिमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कहते वो क्या होती है? कहता लिमिट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके करंट अकाउंट में बैलेंस ना भी हो तो भी आप चेक इशू कर दो, तो एक आपकी लिमिट बांध देंगे, लिमिट। पैसे ना भी हो तो भी आप चेक इशू कर सकते हो। मुकेश को बड़ा ही अच्छा लगा, फैसिनेटिंग। मतलब पैसे ना भी हो तो भी बैंक जो है लिमिट बांध देगा। कहते ये 5 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, वहां तक की हम लिमिट आपकी सैंक्शन कर सकते हैं। कहते, ये सही है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो हमें दिखा दो। जो आपकी बैलेंस शीट में जितनी टर्नओवर आ रही है ना उसका 20%, और जितनी इन्वेंट्री खड़ी है उसका 70%, और जितने डेटर खड़े हैं उसका 70% माइनस करेक्टर करेंगे, तो उसके हिसाब से एक लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी। लाओ अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आ जाओ। मुकेश ने कहा मैडम अभी तो मैंने करंट अकाउंट खुलवाया है, बिजनेस अभी शुरू किया है, मेरी तो अभी कोई बैलेंस शीट, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई लिमिट नहीं बनी। कोई मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं है। किसने कहा? मुकेश ने। किसको? बैंक को। क्या कहा? कि अभी तो मैंने बिजनेस रिसेंटली शुरू किया है। उसने कहा अच्छा चलो आपने भी रिसेंटली शुरू किया है तो कोई बात नहीं, तो आपकी तो फिर वैसे तो नहीं हो सकती। आप एक काम करना, एक एफडी करा दो। उस एफडी के अगेंस्ट में हम आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल देंगे, ये फैसिलिटी तो हम करवा देंगे। तो तो मुकेश ने कहा कि मैडम क्यों पीछे पड़े हो, अभी अभी बिजनेस तो कर लेने दो, अभी शुरू तो कर लेने दो, तो जब हो जाएगा कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगा। मुकेश चला गया अपनी दुनिया में। अब लेकिन उसको बैंक खोलते सार ही ये पता लग गया था कि बैंक वाले कह रहे थे इंश्योरेंस करा लो, बैंक वाले कह रहे थे लिमिट ले लो, बैंक वाले कह रहे थे ओडी अकाउंट खुलवा लो। इतनी जानकारी तो लेकर आ गया, खास समझ थी नहीं, तो वापिस आ गया। वापिस आया तो उसने फिर अपने बिजनेस पे ध्यान देना शुरू किया। अब जब बिजनेस पे ध्यान देना शुरू किया, जो उसके अपने पास पूंजी थी वो उसने लगा दी। लगाने के बाद उससे माल खरीदा, पैसे सारे खत्म, उसको बनाया, कस्टमर को मटेरियल सप्लाई कर दिया। अब कस्टमर कब पेमेंट करते हैं? 30 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में, सारे पैसे लग गए। अब वो खाली बैठ गया, कहता ये क्या चक्कर है? फिर धीरे 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 करते 1 महीना, 2 महीने, पूरा साल कंप्लीट हो गया। साल कंप्लीट हुआ, अपने सीए के पास गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, पहली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन गई। तब उसे याद आया कि एक बार बैंक वाले का फोन तो आया था, कह रहे थे सीसी लिमिट ले लो, पैसे ना भी हो तो भी ले सकते हो। तो चलो बैंक वालों से पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी तो सारे पैसे या तो स्टॉक में लगे हुए हैं या तो डेटर्स के अंदर लगे हुए हैं, अभी और मशीनरी भी खरीदनी है, तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो वो चला गया बैंक के पास। तो मैडम आप कह रहे थे ना 1 साल पहले कि जो आप अपनी कोई लिमिट कर सकते हो जिसमें पैसे ना भी हो तो भी, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है। सारी कागजी कार्रवाई करके, स्टॉक देख के, डेटर देख के, उन्होंने कहा कि आपका घर अपना है कि किराए पर है? कहते मैडम अपना है। कमाल है। कहते आपके घर के पेपर ले आओ। क्यों? कहते कोलेटरल रखेंगे। वो क्या होता है? कहते कोलेटरल का मतलब होता है कि वो गिरवी रखा जाएगा एज ए सिक्योरिटी। देखो प्राइम सिक्योरिटी नहीं है, प्राइम सिक्योरिटी तो आपके डेटर्स हैं, प्राइम सिक्योरिटी तो आपकी इन्वेंट्री है। वो कोलेटरल, यानी कि अगर आपके बिजनेस में ये पूर्ति करने के लिए पैसे ना हुए तो आपसे एडिशनल सिक्योरिटी एज ए कोलेटरल हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर घर में पड़े हैं कि पेपर बैंक में पड़े हैं, एक ही बात है जी। बैंक में पेपर पड़े रहेंगे तो संभाले रहेंगे। मान लो घर में कोई पेपर चोरी हो जाते हैं, घर में पेपर इधर उधर रखे जाते हैं, इससे बेटर है कि प्रॉपर्टी के पेपर बैंक में रख दो, बैंक संभाल के रखेगा। अब आपके पेपरों के अगेंस्ट में कौन सा किसी ने कुछ करना है? आपने अपना घर बेचना है क्या? नहीं बेचना है ना, बस फिर तो रख दो पेपर वहां पे, कोलैटरल ही है। कौन सा प्राइम सिक्योरिटी है? बिजनेस तो कर ही रहे हो, बिजनेस घाटे के लिए कर रहे हो क्या? बिजनेस बंद कर दो, बिजनेस नहीं आता आपको करना। अरे बिजनेस करोगे, दुनिया ने लोन ले रखे हैं, सारी दुनिया ने। अब रिलायंस, टाटा, बिड़ला जितने भी हैं सबने लोन, कोई ऐसा बिजनेस बताओ, कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसने लोन ना लिया हो, सबने ले रखे हैं। भाई साहब बिना लोन के ना काम होते नहीं है, बैंकों का काम ही लोन देने का है और हम देंगे। बैंक तो आपके ग्रोथ पार्टनर हैं, बैंक तो आपके ग्रोथ पार्टनर है। किसने कहा? वो मैडम ने। मुकेश कहता बात तो ठीक है, पेपर है घर में पड़े हैं कि बैंक के पास पड़े हैं, कोई बात नहीं, बैंक में पड़े रहेंगे, इसी बहाने संभाले रहेंगे।
और लोन, वाकई लोन तो अन्नू मन्नू चन्नू रिलायंस बिरला टाटा सबने ले रखे हैं सबने ले रखे हैं। तो मेरा भी सही, कोई बात नहीं, मैडम कर दो सीसी लिमिट। वो ले आई इतने सारे पेपर। मैडम इतने सारे पेपर क्या करने हैं? इतने पेपर मतलब इतने इतने 800 900 साइन करवा लिया आपने मेरे से, यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट एफिडेविट स्टैम्प पेपर, खाली ब्लैंक चेक, सिक्योरिटी चेक, इतना कुछ करवा लिया। और कुछ नहीं, बैंकों की फॉर्मेलिटी है जी, क्या करना है इसके अंदर, फॉर्मेलिटी है। वो केवाईसी करना होता है। आप अपना बिजनेस करो, मैंने आपकी लिमिट सैंक्शन कर दी है 25 लाख रुपए की। आप बिजनेस करो, माल खरीदो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुकेश कहता है ठीक है जी। तो चल पड़े जी मुकेश। मुकेश चल पड़े, कहते मैडम मेरी प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की है, और उसके अगेंस्ट में मात्र आपने 25 लाख की लिमिट खोली है। वो कहते प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ना कि कोलेटरल है, प्रॉपर्टी आपकी कोलेटरल है। आपकी जो 25 लाख की लिमिट सैंक्शन हुई है वो बिजनेस के अंदर जितने स्टॉक है ना और जितने डेटर हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से निवल निकली है। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका स्टॉक बढ़ जाता है, आपके डेटर्स बढ़ जाते हैं, तो आपकी लोन लेने की एलिजिबिलिटी भी बन जाएगी। मुकेश कहता हुआ, कैसी गलत पट्टियां पढ़ा रहे हैं ना बैंक वाले मतलब बैंक वाले कह रहे हैं कि स्टॉक बढ़ा दो, यानी कि अब हमसे पैसे लो, हमसे पैसे लो और सप्लायर को दे दो, और सप्लायर से माल मंगा लो, माल मंगा के अपने घर में रख लो और इतना स्टॉक इकट्ठा कर लो, और उसके अगेंस्ट में हमसे लिमिट ले लो और मंगा लो उनसे लिमिट ले लो। बैंक वालों ने ना अपना माल बेचने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, डेटर्स कहते जितने ज्यादा डेटर्स होंगे उतनी ज्यादा लिमिट बनेगी। अब लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, जितने ज्यादा डेटर, चलो अपनी सिस्टर कंसर्न को सेल करो डेटर, इधर सेल करो डेटर, और तू दे दियो पैसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर डेटर बढ़ा लिए, डेटर बढ़ा लिए, इन्वेंटरी बढ़ा ली, उसका परसेंटेज निकाला, और बैंक की लिमिट बढ़ गई। अभी 25 लाख की लिमिट थी, फिर 50 लाख की लिमिट हो गई, फिर 75 लाख की लिमिट हो गई। तो मुकेश को ना कुछ समझ नहीं आ रही। मुकेश को तो इतना पता है कि मेरे पैसे की रिक्वायरमेंट बैंक से पूरी हो जाती है, और बैंक ये बोलता है कि कोलेटरल दे दो। बैंक बोलता है कि अपने डेटर और स्टॉक बढ़ा लो, तो जो पैसे आपके पास आए हैं उससे सप्लायर को पेमेंट कर दो, सप्लायर को पेमेंट करके क्रेडिटर्स कम कर दो, ऐसे करके मिल जाता है। लेकिन मुकेश कह रहा है कि पैसे की जरूरत तो है, बैंक दे रहा है, प्रॉपर्टी रखी हुई है, बिना किसी समझ के चल 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 चल। और कभी पैसों की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आती है तो मैडम से अच्छी जान पहचान हो गई है, मैडम मिलती है हंस के, गुड मॉर्निंग मुकेश जी, कैसे हैं आप, चेकबुक लेने के लिए आए थे। शर्मा जी, जरा मुकेश जी को चेकबुक दो, अरे इनका ऑनलाइन एक्टिवेट करा दो ना। आइए मुकेश जी चाय पीजिए। ओहो, इतनी इज्जत यहाँ पे मिलती हो किसी को, वो भी मैडम से ही। तो मुकेश तो फिर वहां पे बैठेगा ही, और बैंक वाले फिर पेलना शुरू कर दिया उसके ऊपर। क्या पेल दिया, एक तो इंश्योरेंस पेल दी, फिर उसकी एफडी करा दी, फिर एक अकाउंट और खोल के एफडी अगेंस्ट ओडी कर दिया, सीसी तो चली रही थी, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सीसी अकाउंट, ये सब कुछ रहा के अच्छे से। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप सेल बढ़ा रहे हो ना, आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ गई है, मैं आपकी टर्नओवर का 20% एडहॉक लिमिट बढ़ाने के लिए अप्लाई करूंगी। कभी आपको पैसों की जरूरत हो ना, मेरे पास आ जाना। अब बिजनेसमैन को तो पैसों की जरूरत लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। इस चक्कर में मुकेश के बैंक में भी चक्कर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। मुकेश बैंक जाता है और मैडम से मिलता है, मैडम को बोलता है कि मैडम ऐसा है कि लिमिट तो मेरी 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन ना कुछ चेक लग रखे हैं, अभी मैंने कुछ माल इंपोर्ट किया है, उसके लिए 20 1 लाख रुपए के और पैसे चाहिए होंगे। मैडम कहती चिंता ना करो, आपकी लिमिट 1 करोड़ की है ना, मेरे पास एज ए बैंक मैनेजर एडहॉक लिमिट इंक्रीज करने की पावर है, चलो मैं साइन कर देती हूँ, आपका 20 लाख रुपए एडहॉक सैंक्शन कर देती हूँ, आपकी लिमिट होगी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। आप मुकेश जी काम करो अपना, अपना काम करो, चिंता मत करो। और हाँ, अपने सीए साहब को बोल देना कि कि अब ना लिमिट इंक्रीज करने के लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल कर दे। देखो आपका रिन्यूअल ड्यू हो रहा है, रिन्यूअल कब ड्यू हो रहा है, मार्च के महीने में हो रहा है ना ड्यू, यस। तो अब रिन्यूअल के टाइम के ऊपर आपने क्या करना है कि अपनी 5 साल की प्रोजेक्शन लगा देनी है, सीएमए डाटा लगा देना है, और वो कर करके अपनी लिमिट सीधी एक ही बार में 1.5 करोड़ की सैंक्शन करा लो। देखो 20 लाख की तो मैंने कर दी है, आपकी 1 करोड़ की है, 20 की मैंने कर दी है, फिर बीच में आप आते रहोगे, आप 1.5 की करा लो ना, 1.5 की करा लो, मैं देखूंगी हेड ऑफिस में बात करके अप्रूव करा दूंगी। मुकेश कह रहा है वाह, वाह, वाह,
अपने तो बैंकों में जान पहचान ही बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, सारा बैंक ही अपना है। ये सारा बैंक ही अपना है, कौन कह रहा है? मुकेश कह रहा है। अब धीरे 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 वो जो सीसी लिमिट का चक्रव्यूह है, सीसी लिमिट के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। कौन? मुकेश। क्यों? क्योंकि ना उसको अब ले दे के जो एजुकेट करने वाला है वो कौन है? उसको ले दे के एजुकेट करने वाला बैंक है। बैंक तो अपना माल बेच रहा है, बैंक तो अपना माल बेच रहा है। आप कह रहे हो कि जगमोहन, तुम बैंकों की क्यों सुबह सुबह लेनी देनी करने में लगे हुए हो? इतने भी बुरे नहीं होते बैंक, बैंक तो अच्छे होते हैं, बैंक तो अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बैंकिंग को समझना पड़ेगा ना, बैंकिंग को समझना पड़ेगा। यहाँ कब तक भोले भंडारी बने रहेंगे मुकेश की तरह? और वो जो इम्प्लॉई है बैंक का, बैंक तो अच्छा है, बैंक तो टॉप ऑन टॉप है, बैंक तो होना ही चाहिए, बगैर बैंक के देश तरक्की कैसे करेगा? लेकिन बैंक में जो मैडम एम्प्लॉई बैठी हैं वो तो अपने टारगेट पूरे करने में लगी हैं। भैया बैंक में बैठे हो इंश्योरेंस से बेच रहे हो, बैंक में बैठे हो अगले की बिना रिक्वायरमेंट समझे उसको दे सीसी पेल पेल के 1.5 करोड़ रुपए की कर दी है। तो बैंक तो अच्छा है, लेकिन बैंक में जो टारगेट पूरा करने वाला एम्प्लॉय बैठा है उसका क्या? और ये जो हमारा इनोसेंट मुकेश है उसका क्या? मुकेश को लगता है कि जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वहां से पूरी हो जाए। अब मुझे बताओ कि मैं मुकेश के बारे में बात कर रहा हूँ, कि मैं मैडम के बारे में बात कर रहा हूँ, कि बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ? मुझे ना कोई नहीं बात करनी मुकेश की, कोई नहीं बात करनी मैडम की, मुझे आज बात करनी है बैंक की। बैंक हमारे बिजनेस के ग्रोथ पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एज ए बिजनेसमैन समझना पड़ेगा कि बैंक को किस तरह से यूटिलाइज करना है। वही तो टॉपिक है, नहीं तो मुकेश की तरह फंस जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? देखो, करंट अकाउंट वो है जो कि आपका अपना अकाउंट है, बैंक में खोलते हो और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस उसी के अंदर होती है। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट खोलता है या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट अलग है, सीसी अकाउंट अलग है। तो फिर फर्क क्या होता है दोनों के अंदर? देखो, सीसी यानी कि कैश क्रेडिट, उसका मतलब ये होता है कि जब बैंक ने आपको एक लिमिट सैंक्शन कर दी सीसी वाली, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का मटेरियल या सर्विसेज या एक्सपेंसेस को पे करने के लिए किया जा सकता है। सीसी लिमिट का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं किया जा सकता, सीसी लिमिट का इस्तेमाल मशीनरी खरीदने में नहीं किया जा सकता। लेकिन लोग कर देते हैं, कोई दिखता भी नहीं उसको। लेकिन जो ओरिजिनली ओरिजिनली सीसी लिमिट इसलिए दी गई थी ताकि आप अपने बिजनेस की डे टू डे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको। इसीलिए सीसी अकाउंट के अंदर आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है हर महीने, सीसी अकाउंट के अंदर। ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट के अंदर ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप ओवरड्राफ्ट के अंदर किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सप्लायर को पे करने के लिए भी, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए भी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी, मशीनरी खरीदने के लिए भी, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। क्योंकि वो तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक ने आपको प्रोवाइड की है अगेंस्ट एफडी, अगेंस्ट योर लैप, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो अब ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना चाहिए कि सीसी अकाउंट खुलवाना चाहिए? कोई भी नहीं खुलवाना चाहिए। ओडी एंड सीसी अकाउंट इज ए स्लो पॉइजन, ये सिर्फ हमारी बैकअप स्ट्रेटेजी का पार्ट रहता है, बैकअप स्ट्रेटेजी का पार्ट रहता है। तो हमें भी पता लग गया कि अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई जगमोहन, कि करंट अकाउंट रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट, ये एक फैसिलिटी है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर मुकेश को अच्छे से बैंक ने अपने टारगेट पूरे करने के लिए कर दिया। लेकिन 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 बैंक में और बड़ी सारी फैसिलिटियां मिल रही हैं, उसको समझ लो, उसको समझ लो आज, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। क्या समझ लो? समझ लो ये बिल डिस्काउंटिंग, ये रहा बैंक ऊपर टॉप पे, ये रहे आप सेलर, और ये रहा आपका बायर। अब क्या होगा कि आप जो बिल सेल करते हो ना, तो बायर को तो आपने माल भेज दिया, लेकिन बिल डिस्काउंटिंग के पर्पस के लिए बैंक को पकड़ा दिया। आपको पेमेंट कितने दिनों में आती है? 60 दिनों में।
तो आपने माल बेच दिया बायर को और बिल दे दिया बैंक को, और बैंक को बोला कि भैया इसको डिस्काउंट कर दो, इसको डिस्काउंट कर दो। बैंक कहता कोई बात नहीं। आपने बैंक के पोर्टल के ऊपर उस बिल को चढ़ाया, बैंक ने उसको अप्रूव किया, और विद इन 7 डेज पैसे आपके अकाउंट में आ गए। मजा आ गया मजा। बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग इज ए ट्रेडिंग एक्टिविटी इन विच द सेलर रिसीव एन अमाउंट इन एडवांस एट रिड्यूस रेट फ्रॉम द बैंक। यानी कि बैंक अपना ब्याज काट के आपको पैसे देगा। जितने टाइम का बैंक बिल डिस्काउंट कर रहा है उतने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर सीसी लिमिट के अंदर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बिल डिस्काउंटिंग में भी 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फिर सीसी लिमिट क्यों ले, सीधा बिल डिस्काउंटिंग कराओ। सीसी लिमिट क्यों ले, बिल डिस्काउंटिंग कराओ। यस, बिल डिस्काउंटिंग कराओ। उससे क्या होगा, डिसिप्लिन रहेगा। इधर आपने सेल किया, बैंक से पैसे मिल गए, उधर से जब आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट की, तो जो आपने बिल डिस्काउंट करा रखा था ना, वो कैंसिल हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि जब आप सेल कर रहे हो, क्वेश्चन हिमांशु जी का आया है। हिमांशु जी एक ही बार सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा, एक बार समझ लेते हैं। तो बिल डिस्काउंटिंग का मतलब हो गया कि सेलर ने बायर को दिया एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सेलिंग करते में, आफ्टर नहीं एट द टाइम ऑफ सेलिंग, आफ्टर नहीं। सेल कर दिया ना, बैंक कहता है पहले बिल चढ़ाओ, उसके ऊपर उसकी रिसीविंग कराओ। बैंक भी, जो आपका बायर है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करता है, या तो वो ग्रीन कैटेगरी होगी, या वो येलो कैटेगरी होगी, वहाँ रेड कैटेगरी होगी। ग्रीन का मतलब है बिल डिस्काउंटिंग कर देंगे, रेड का मतलब है नहीं करेंगे, येलो का मतलब है कर तो देंगे लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, 8 पे नहीं करेंगे, 9 पे नहीं करेंगे, 10 पे नहीं करेंगे, 11 पे। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन बिल डिस्काउंटिंग का मजा आ गया ना। तो यानी कि जो बैंक है ना, बैंक, ये वाला जो बैंक है, कौन सी वाला, ये वाला जो बैंक है, लाइमलाइट वाला बैंक है, ये सिर्फ करंट अकाउंट या ओडीसीसी देने के लिए नहीं है। ये बैंक जो है आपको बिल डिस्काउंटिंग के लिए पैसा देने को भी तैयार बैठा हुआ है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि बैंक के अंदर पैसे ही पैसे। जैसे हमें सीसी लिमिट सैंक्शन करवानी पड़ती है ना, वैसे ही बिल डिस्काउंटिंग की लिमिट भी सैंक्शन करवानी पड़ती है। तो वो सैंक्शन करते हैं, फॉर्मेलिटी सारी वही की वही है। वो भी कोलेटरल लेंगे बिल डिस्काउंटिंग के लिए, क्योंकि सिक्योर्ड है ना। वो भी आपको आपकी बैलेंस शीट के बेसिस के ऊपर बिल डिस्काउंटिंग की लिमिट सैंक्शन करेंगे 25 लाख की। लेकिन फायदा क्या है, फायदा ये है कि बाबा यहाँ पर ना बिल डिस्काउंटिंग होने की वजह से पैसे का सर्कुलेशन ठीक हो गया। अब आप ना इस बिल डिस्काउंटिंग के पैसे का पूरी डिसिप्लिन के साथ में इस्तेमाल करेंगे। जैसे सीसी अकाउंट में क्या होता है, गलती हो जाती है ना, सीसी अकाउंट में गलती क्या हो जाती है, सीसी अकाउंट के पैसे से हम ट्रैवलिंग कर लेते हैं, सीसी अकाउंट से हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग के खर्चे कर रहे हैं, सीसी अकाउंट से पता नहीं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ पैसे हम खर्च ही देते हैं, क्योंकि हर खर्चा हमें एक जरूरी लगता है। लेकिन बिल डिस्काउंटिंग वाले पैसे को ना हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को, भैया सेल करो, बिल डिस्काउंटिंग कराओ, इस पैसे का 80% इस्तेमाल तो आपने सप्लायर की पेमेंट करने में करना है, 20% का इस्तेमाल अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए या रिजर्व क्रिएट करने के लिए करना है। डिसिप्लिन बना दो वहां पर। तो क्या हुआ, पहले माल लिया, बनाया, भेजा, डिस्पैच कर दिया। जब डिस्पैच कर दिया, डिस्पैचिंग के टाइम के ऊपर पैसा ले रहे हैं। सीसी लिमिट में क्या है, माल खरीद खरीद के इकट्ठा कर रखा है, ढेर लगा रखे इन्वेंटरी के, ढेर लगा रखे इन्वेंटरी के, और सीसी लिमिट सारी की सारी इन्वेंटरी में फंसा दी ना। जब आप बिल डिस्काउंटिंग कराओगे तो ऑपरेशनल कंट्रोल भी आ गया ना। ये बड़ी डीप बात है, आप समझ गए हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप मुकेश की तरह इनोसेंट नहीं हो, आप समझ पा रहे हो। अगर जुगमन समझ आ रही तुम्हारी बातें, धंधा करने के लिए पैसा लिया था, और धंधा करने के लिए जो पैसा लिया था उसका इस्तेमाल जिस पर्पस के लिए किया था उसी के अंदर करेंगे, तभी बरकत होगी, तभी ग्रोथ होगी। ये आप बेसिक डिसिप्लिन की साइंस को समझ गए। फिर अरे बैंक गारंटी भी तो मिल रही है। बैंक जो है ना, खाली सीसी अकाउंट देने के लिए थोड़ी है, वो तो बैंक गारंटी देने के लिए भी है। मान लीजिए बिजनेस करते जा रहे हो,
तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कैश रिजर्व क्रिएट करते हो, नेटवर्थ क्रिएट करते हो, प्रॉपर्टियां क्रिएट करते हो, एफडी क्रिएट करते हो, म्यूचुअल फंड, निफ्टी, स्विफ्ट, शेयर, सब कुछ अपनी पर्सनल पूरी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस रोलिंग हो रही है। अब आपकी स्थिति ये आ चुकी है डिसिप्लिन वाली कि देखिए ऐसा है, जिसको आपने माल बेचना है या गवर्नमेंट का टेंडर अप्लाई करना है या आपने कोई बड़ा बिल्डर हो कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो वहां पर इंस्टेड की आप फंस जाओ, आप सीधा उसको बोलो कि मैं तेरे को इस चीज की बैंक गारंटी देता हूं। सामने वाला कहता है ना कि आपको बैटरी का जो रॉ मटेरियल लेड है तभी सप्लाई करूंगा, लेड तभी सप्लाई करूंगा अगर आप मुझे एडवांस पेमेंट दोगे। आप बोलो मैं नहीं दे रहा एडवांस पेमेंट, मैं एडवांस पेमेंट दे रहा नहीं, मैं पेमेंट तो दूंगा 45 डेज के अंदर। कहते हैं, नहीं जी नहीं, हम आपको जानते नहीं, हम आपको जानते नहीं। आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप जो है एडवांस पेमेंट दो तभी माल निकालूंगा। आप करना, एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, पेमेंट दूंगा 45 डेज में। तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है ना, और तू रेट लगा लेना 45 डेज के, कौन मना कर रहा है, 45 डेज के रेट लगा ले। मैं तेरे को अपने बैंक से बैंक गारंटी देता हूं, और बता बैंक गारंटी क्या होती है। अगर मैं तेरे को पेमेंट नहीं कर पाया, मैं बिजनेस तेरे को पेमेंट नहीं कर पाया, तो बैंक गारंटी तो है ना तुम्हारे पास, उसको इन कैश करा लेना। सामने वाला कहता हाँ यार ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, बीजी करा लो, बैंक गारंटी करा लो। अब बैंक गारंटी में क्या हुआ, आपके पास जो अपने एसेट्स थे उसके अगेंस्ट में आपने बैंक से गारंटी ले ली। अब लगा गया, सिर्फ बैंक गारंटी चार्जेस ही तो लगे, बस। लेकिन आपने सामने वाले से इतना माल खरीद लिया, उसको प्रोसेस करोगे, सेल करोगे, कस्टमर से पैसे आएंगे, आपका पैसा रोटेशन में आ गया, तो आपको मटेरियल मिल गया 45 दिनों की उधारी के ऊपर, और आपका कस्टमर आपको 30 डेज में पेमेंट करता है। रोलिंग कर दी ना आपने बढ़िया तरीके से, किसके द्वारा, बैंक गारंटी से। तो बैंक से करवाना क्या था, बैंक से ना बैंक की गारंटी करानी थी, बैंक से बैंक की गारंटी करानी थी, ना कि उससे सीसी लिमिट लेनी थी और लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट भी तो इशू करता है बैंक। आप जो है खरीदने गए, आप खरीदने गए माल, ना ना, यहाँ पर मैं आपको बिगवाता हूँ, आप बेचने गए, कर दूं। आप कह रहे हो जुगून, आराम से बताओ, तसल्ली से बताओ, खुल के बताओ, ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। एलसी आप इशू भी कर सकते हो, एलसी आप इशू भी कर सकते हो अगर आप बायर हो, एलसी आप रिसीव भी कर सकते हो अगर आप सेलर हो। यानी कि आप बायर भी हो सकते हैं, आप सेलर भी हो सकते हैं, बायर सेलर। तो ये तो बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट है, बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो आप बायर हो, आप कहते हो कि मेरे को माल दे दे, वो कहता है कैसे दे दूं, एडवांस दो एडवांस। आप कहते छोड़ ना, बैंक गारंटी ले ले, कह रहा बैंक गारंटी नहीं ले रहा मैं। चल कोई नहीं, तेरे नाम पे मैं लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा देता हूँ अपने बैंक से। आप बायर हो, अपने बैंक के पास गए और उससे आपने एलसी इशू कराई, और सीधा सीधा अपने सेलर को पकड़ा दी, सेलर ने वो एलसी अपने बैंक को दे दी। एलसी का क्या मतलब हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि ये बैंक गारंटी कर रहा है, जिसके अंदर जो स्पेसिफाई कर रखा है कि कितने अमाउंट की एलसी खोली गई है, कि वो पैसा जो ये वाला बैंक है ना सेलर का, वो इशूइंग बैंक से रिसीव करके दे देगा। अरे वाह, मजा आ गया। इसका मतलब है कि माल भी उधारी पे मिल गया, और पेमेंट भी एलसी की जो पेमेंट टर्म्स है, आपने 60 दिन की एलसी खोली, तो 60वें दिन सेलर सेलर को अपने ही बैंक से पैसे मिल जाएंगे, सेलर को अपने बैंक से पैसे मिल जाएंगे। तो इशू किसने किए थे, बायर ने एलसी इशू की थी। सिंपल हो गया ना, लेटर दे दिया कि मैंने अपने बैंक में जाके एक लेटर लिखवाया, बैंक बैंक लेटर लिख दे, किसके नाम पे, मेरे बायर के बैंक के नाम पे लेटर लिख दे कि भैया 60 दिन के बाद पैसे उसको दे दे। तो बायर का बैंक सेलर के बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट लिख कर दे देता है, जिससे कि 60 दिन पूरे होने के बाद पैसे मिल जाते हैं। उसी तरीके से आप सेलर हो, और सामने वाले को बोला कि ना ना ना, मैं तेरे को माल तो सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम पेमेंट दो ना दो। फिर 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन निकल जाएंगे, भैया मुझे लेटर लिख के दे बैंक से, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि 60वें दिन में पैसे मिल जाएंगे, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है।
तो तू मुझे एलसी लिख के दे। तो बायर कहता है ठीक है जी, ले लो एलसी। ले ली। उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में एक और बड़ी मजेदार बात है। मान लीजिए आप सेलर हो और एलसी आपको पहले दिन मिल गई, उसके पैसे मिलने हैं आपको 60वें दिन में जाके। आप वही एलसी अपने बैंक के पास ले जाके ना उसको डिस्काउंट भी करा सकते हो। अरे वाह। जैसे बिल डिस्काउंटिंग कराई थी ना, वैसे एलसी भी डिस्काउंट हो जाती है। सोने पे सुहागा। वाह वाह। यहाँ पर काम आता है बैंक। यहाँ पे बैंक काम आता है। अभी हमने बैंक को कहाँ पे लगा रखा था? ओडी ले लो सीसी ले लो, ओडी ले लो सीसी ले लो, ओडी ले लो सीसी ले लो। अरे भैया, बैंक तो बिल डिस्काउंटिंग भी कर रहा है, बैंक तो बैंक गारंटी भी दे रहा है, बैंक तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे रहा है। करना चाहिए ना उसका इस्तेमाल। अरे, बैंक तो ना हमें एस्क्रो अकाउंट खोल के भी देता है। अरे जगमोहन, अब ये क्या है? एस्क्रो अकाउंट, ये क्या नई चीज बता रहे हो आप? एस्क्रो अकाउंट देखो। एस्क्रो अकाउंट, जब बायर को सेलर पे भरोसा नहीं, सेलर को बायर पे भरोसा नहीं, लेकिन सबका भरोसा किसके ऊपर होता है? बैंक के ऊपर होता है। बैंक के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए आप हो फ्रेंचाइजी, आप हो फ्रेंचाइजर, कस्टमर पैसे देता है, तो कस्टमर तो फ्रेंचाइजी के अकाउंट में पैसे डाल देगा। तो फ्रेंचाइजी जो है वो खा जाएगा पैसे, सारे खर्च देगा। आप कहते हैं, ना 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 ना, जो भी माल बेचोगे वो सारा पैसा पहले एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए। तुम मेरे फ्रेंचाइजी हो, 80% तुम्हारा 20% मेरा, 80% तुम्हारा 20% मेरा। तो जो एस्क्रो अकाउंट खुलेगा ना, तो उसमें से जैसे जैसे पैसे आते चले जाएंगे, 80% तुम्हारे बैंक में जाते जाएंगे, 20% मेरे में जाते जाएंगे। एस्क्रो अकाउंट यानी कि थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? बैंक। उसके पास आपने कस्टोडियन बना दिया कि जो पैसे आएंगे एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे। वही होता है ना, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, तो शेयर होल्डर का पैसा पहले एस्क्रो अकाउंट में जाता है। जब कंपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती है, फिर एस्क्रो अकाउंट से पैसा कंपनी के पास जाता है। और जो ओवर सब्सक्राइब है, एक्स्ट्रा मनी आई होती है, वो वापिस चली जाती है। उसी तरीके से जब आप किसी बिल्डर के साथ में बड़ी डील करते हो, तो आपको डर लगता है ये बिल्डर तो सारे पैसे खा जाएगा। आप बोलते हो बिल्डर, बिल्डर ऐसा है, मैं तेरे को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन इसको तू अलग से रख एस्क्रो अकाउंट के अंदर। तो जब जब रिक्वायरमेंट होएगी तब तक इस्तेमाल होगा, तो वो पैसे इस्तेमाल होंगे एस्क्रो अकाउंट में। इतने कमीशन में चले जाएंगे, इतने पैसे बिल्डिंग में चले जाएंगे। मतलब कि एस्क्रो अकाउंट इज द यूज ऑफ ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? बैंक। कैपेबल ऑफ होल्डिंग एसेट, कौन कैपेबिलिटी रखता है? बैंक। बैंक बड़ा पावरफुल है ना। बैंक का मैकेनिज्म है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है ऑन बिहाफ ऑफ टू पार्टी। बायर सेलर के बिहाफ के ऊपर बैंक जो है वो पैसे रख के बैठा हुआ है, जब तक कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती। जब तक कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती। आप कह रहे हो जगमोहन समझ गए, एस्क्रो अकाउंट के बारे में पूरी तरह से हमें ज्ञान हो गया। तो ये बैंक कराता है, ये हमें पता नहीं था, अब पता लग गया। इसका इस्तेमाल करेंगे बिजनेस के अंदर। पैकिंग क्रेडिट, अरे ये भी तो देता है बैंक। अब ये पैकिंग क्रेडिट क्या होता है? पैकिंग क्रेडिट का मतलब है एक्सपोर्ट। यानी कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, और एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके हाथ में कंफर्म ऑर्डर है। आप बैंक को बोलो कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ये देखो मेरे हाथ में कंफर्म ऑर्डर है, मुझे सीसी नहीं चाहिए, क्योंकि सीसी दे रहे हो तुम 8% पे, मुझे चाहिए पैकिंग क्रेडिट। ये भारत सरकार की एक फैसिलिटी है, आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अगर किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए हो, तो बैंक उसका पीसी, पैकिंग क्रेडिट, सीसी नहीं पीसी, पैकिंग क्रेडिट खोल देता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 4%, 5%, 3%। 3%, 3 से लेके 6% तक का ब्याज होता है। तो फ्री का पैसा है। तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी सीसी अकाउंट खोलने की? जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, उनको तो खोलना ही पैकिंग क्रेडिट चाहिए। तो पैकिंग क्रेडिट में क्या हुआ? एक्सपोर्ट ऑर्डर आपके हाथ में आ गया, बैंक ने आपकी लिमिट सैंक्शन कर दी, आपने सप्लायर से माल खरीदा, सप्लायर से माल खरीदी, उसको प्रोसेस किया, बनाया, डिस्पैच कर दिया, एक्सपोर्ट किया तो पैसे आ गए। एक्सपोर्ट करके जो पैसे आ गए वो कहाँ चले गए? पैकिंग क्रेडिट के अंदर। वो अकाउंट नील हो गया, जीरो हो गया, बराबर हो गया, तो पैसे मिल गए। तो बैंक तो भर भर के पैसा देने को तैयार बैठे हैं आपको। बैंक तो कह रहे हैं बिल डिस्काउंटिंग करा लो, बैंक तो कह रहे हैं कि बैंक गारंटी करा लो, बैंक तो कह रहे हैं कि मेरे से एलसी ले लो, बैंक तो कह रहे हैं मेरे से पैकिंग क्रेडिट ले लो। लेकिन मुकेश की तरह, मुकेश की तरह हमें पता ही नहीं है। हम बैंक में जाते हैं, मैडम से मिलते हैं, मैडम अपने टारगेट पूरा करने में लगी हुई है, टारगेट पूरा करने में लगी हुई है, वो बताती ही नहीं।
वो बताती नहीं। कुछ ना बताती, कौन मैडम, किसके बारे में, ये इन सब चीजों के बारे में, बैंक गारंटी के बारे में, बिल डिस्काउंटिंग के बारे में, क्योंकि मैडम को बचता ही कुछ नहीं इस चक्कर में। बैंक की मैडम, बैंक की मैडम को समझाना पड़ेगा। अब आपका बैंक है। अब बैंक को अगर हमने ढंग से इस्तेमाल कर लिया, जैसे घर के अंदर छत पे एक टंकी लगी होती है, वाटर टैंक लगा होता है, उस वाटर टैंक के लगे होने की वजह से आपके किचन में भी पानी आता है, बाथरूम में भी पानी आता है, तो बाहर बरांडे में भी पानी आता है। जहां जहां पर टैप लगी है, सैनिटरी सिस्टम के पाइप लगे हैं, हर जगह पर पानी आता है। उसी तरह से बैंक के अंदर हमने खोल लिए 4 बैंक अकाउंट। तो जो पैसा आएगा कस्टमर से, वो इनफ्लो अकाउंट के अंदर जाएगा। अब आपने 3 अकाउंट और खोल दिए, सप्लायर को पेमेंट करने के लिए पेबल अकाउंट, खर्चे करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट, और अपना प्रॉफिट फर्स्ट का प्रिंसिपल छापने के लिए कैश रिजर्व अकाउंट। 100% पेमेंट आई है तो 10% चली गई कैश रिजर्व में, 20% चली गई सैलरी में, और 70% चली गई पेबल अकाउंट के अंदर। पूरा डिसिप्लिन आ गया ना। खर्चे करने के लिए हमेशा पैसे अवेलेबल है, सप्लायर को देने के लिए फीफो बेसिस पे हमेशा पैसे अवेलेबल है, और पैसे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो 4 बैंक, नाम क्या लिखा है, बैंक बैंक बैंक। बैंक में अकाउंट खोलेंगे मेरे भाई, बैंक में अकाउंट खोलेंगे। कहां पे, बैंक में अकाउंट खोलेंगे, बैंक का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई सीसीओडी लिमिट खोल ही नहीं रहे। अगर सीसी होती भी मेरी, तो मेरा इनफ्लो अकाउंट CC1 हो जाता, और मेरा कैश रिजर्व अकाउंट CC2 हो जाता, ताकि वहां पर पैसा पड़ा भी रहे तो ब्याज ना लगे, अगर जिसको अभी सीसी खत्म करनी है। लेकिन अभी मामला चल रहा है, आप कह रहे हो मजा आ गया। तो बैंक तो इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है, और क्या दे रहा है बैंक, और बैंक क्या दे रहा है, बैंक फ्लेक्सी एफडी दे रहा है। फ्लेक्सी एफडी, फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट, फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट, यानी कि स्वाइप इन स्वाइप आउट, स्वाइप इन स्वाइप आउट। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने बैंक में अकाउंट खोल रखा है, उसमें पैसे पड़े रहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, क्योंकि आप महीने में 2 बार पेमेंट करते हो, और पैसे आपके करंट अकाउंट में पड़े रहते हैं। अब करंट अकाउंट में पड़े पैसे क्या दे रहे हैं, कुछ ना दे रहे। करंट अकाउंट में पड़े हुए पैसे कुछ नहीं देते। तो फिर आप ना बैंक को बोलो, बैंक बैंक मेरा ना जो तेरे करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसको फ्लेक्सी एफडी बना दे। यानी कि 1 लाख से ऊपर जितना भी पैसा हो, अपने आप स्वाइप आउट करके एफडी में चला जाए अपने आप। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है ना, कंप्यूटर के अंदर कमांड डाल दी, कंप्यूटर खटक 1 लाख से ऊपर के पैसे को फ्लेक्सी एफडी में भेज देगा। और फ्लेक्सी एफडी पे ब्याज मिलेगा आपको 4%, 5%, 6%, डिपेंडिंग अपॉन दी बैंक रेट क्या चल रहा है। करंट में क्या मिलता है, 0। यहाँ कितना मिलेगा, 6%। चलो, 5 मिल जाएगा। तो तो फ्लेक्सी एफडी हो गया। अच्छा, मान लीजिए आपने कोई चेक इशू कर दिया 4 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए अपने आप एफडी में से निकल के स्वाइप इन हो जाएंगे। पैसे और कलेक्शन आ गई, स्वाइप आउट हो जाएंगे, पैसे इन आ गए तो स्वाइप इन हो जाएंगे। फ्लेक्सी एफडी का मतलब है, अरे वाह, अब आपका करंट अकाउंट एफडी की तरह ऑपरेट करेगा। ये फैसिलिटी देता है बैंक। फिक्स्ड डिपॉजिट, स्वाइप इन स्वाइप अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, कैसे, अपने आप से, एनी टाइम, हाँ जी एनी टाइम आपके अकाउंट से हो जाता है। तो ये फैसिलिटी भी बैंक से मिलती है। और ये है कि बैंक एक बहुत ही प्यारी पोर्टफोलियो की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप ना बैंक को बोलो कि क्या तुम मेरे को पेलने में लगे रहते हो कि लोन ले लो, 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 लोन ले लो। अरे भैया, तेरे पास इन्वेस्टमेंट भी तो है, पोर्टफोलियो भी तो है। तू एक काम कर, ये मेरा करंट अकाउंट खुल गया, मेरा सेविंग अकाउंट भी खुल गया तुम्हारे पास, और अब मेरा एक लिक्विड फंड अकाउंट खोल दो, लिक्विड फंड अकाउंट। और मेरा तुम एक काम करो, लिक्विड फंड में से मुझे ऑनलाइन यूजर आईडी पासवर्ड दे दो, तो मैं यहीं से ही सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यहीं से ही सीधा लिक्विड फंड से अपना शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लिक्विड फंड से सीधा एसआईपी लगा सकता हूँ। एसआईपी चाहे मैं म्यूचुअल फंड की लगाऊं, चाहे मैं एसआईपी लगाऊं इंडेक्स फंड की, निफ्टी 50 की, बैंकिंग फंड की, मेरी मर्जी, जो मैंने लगाना है। यानी कि करंट अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो कहाँ चला जाएगा, लिक्विड फंड के अंदर। फ्लेक्सी एफडी एक अलग दुनिया है। अब पोर्टफोलियो में एफडी में, करंट अकाउंट में से पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया लिक्विड अकाउंट के अंदर। लिक्विड का पैसा आपको 8%, 9%, 10%, 11% तक के रिटर्न दे सकता है। खिलाड़ी हो ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपने लिक्विड फंड में अकाउंट बनाया,
लिक्विड फंड का पैसा अगर मान लो थोड़ा ज्यादा हो गया, अब 20,000, 25,000, 50,000 पर मंथ की एक ईएमआई शुरू कर दो, लिक्विड में से ठक सीधी शेयर में जाती चली जाएगी। उधर करंट में प्रॉफिट कमाओ, लिक्विड में ट्रांसफर करो। लिक्विड फंड किसके साथ में जोड़ दिया आपने? कैश रिजर्व के साथ में। तो पोर्टफोलियो, बैंक आपको यूजर आईडी पासवर्ड देगा, और जैसे ही अब अपने यूजर आईडी पासवर्ड में जाके देखोगे तो मजा आ जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में ना केवल आपका करंट अकाउंट दिखाई देगा, बल्कि आपकी एफडी दिखाई देगी, बल्कि आपका लिक्विड फंड अकाउंट देगा। आपने क्या शेयर में, म्यूचुअल फंड में, इधर उधर कहाँ कितने पैसे पड़े हैं। पोर्टफोलियो की तरह एक ही यूजर आईडी के द्वारा ये सारी की सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगा। बैंक जब वो इतना कुछ देता है बैंक। अरे मुकेश मत बनो, मुकेश मत बनो, और मैडम के चक्करों में मत पड़ो। मैडम जो है अपना लंच भी शेयर कर देती है आपके साथ में। हाँ हाँ, और आप कहते हो मैडम से सीसी बढ़ा लो, मैडम से सीसी बढ़ा लो। नहीं, बैंक और भी फैसिलिटी देता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपका खुद का बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारे के सारे बैंक ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करते हैं। आप आईपीओ के लिए यहाँ वहां जहां तहां कहाँ वहां पता नहीं कहाँ कहाँ भागते रहते हो, क्या जरूरत पड़ी है? अपने बैंक से बात की कि बैंक एक बात बता, अबे तू भी आईपीओ लेके आता है क्या? नहीं, रिस्पेक्ट से बात करो। सर, मिस्टर मैनेजर, Mr. Manager, I was considering that my company is now capable enough and go for IPO. Do your bank also provide IPO related services? Bank will say, yeah, definitely, yes. So we have a investment banking division in our bank. So let me connect to you in Mumbai head office to the investment banking. Now, first, what will they will do? They will do everything because we are bank, we are exposure. For many IPOs, we are the bankers and we have the good exposure. अरे, मेरे को तो पता ही नहीं था। मैं तो यहाँ वहाँ पता नहीं किन किन एजेंटों के चक्कर में पड़ा हुआ था आईपीओ लाने के लिए। अपने घर में बात ही नहीं की, बैंक से बात ही नहीं की। बैंक से बात कैसे करें? कैसे करें बैंक से बात? हमें तो बैंक की गरिमा का पता ही नहीं था। बैंक का तो हमें इतना पता था मुकेश को कि करंट अकाउंट खुलवाओ और मैडम से सीसी अकाउंट खुलवा लो। इसके अलावा कहाँ पता था हमें कि बिल डिस्काउंटिंग होती है, बैंक गारंटी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, एस्क्रो अकाउंट होता है, पैकिंग क्रेडिट होता है, फोर बैंक अकाउंट खुलते हैं, फ्लेक्सी एफडी होती है, पोर्टफोलियो खोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हैं, आईपीओ तक के लिए जा सकते हैं। अरे इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक। यार बैंक तो ग्रेट है, बैंक तो अमेजिंग है, बैंक तो बहुत रिस्पेक्टेबल रोल परफॉर्म कर रहा है। अरे बैंक तो पीएमएस दे रहा है, पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बैंक आपको ना, आपको जो है जब फॉरेन रेमिटेंस आती है उसके ऊपर बेनिफिट देता है। बैंक आपको जो है कई तरह की हैजिंग की ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आप सिक्योर होते हो। ना जाने क्या क्या दे रहा है बैंक आपको। आप कह रहे हो और बहुत कुछ जानना है जगमोहन बैंक के बारे में। देखो ऐसा है, ऐसा है, मैंने कैश फ्लो कम्युनिटी बनाई है। उसका नाम क्या है? कैश फ्लो कम्युनिटी। आपको लगता है कि आपको भी उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है, तो ये रहा मोबाइल नंबर 9811269798। आप लिखो ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी और मैं आपको ऐड कर देता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, जेएसए ऑनलाइन में आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं तैयार हूँ, और आज का कंटेंट यही था। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और अब बात कर लेते हैं जो मेरे साथ लाइव हैं। तो बताओ जी, लाइव वाले 5 AM वालों, कैसा लग रहा है आज का सेशन? कैसा लग रहा है? क्या ओपन अप हुआ आपके लिए? क्या बोलना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आज के सेशन से? क्या कहना चाहोगे? कुछ तो लिखो। जब आप चैट बॉक्स में कुछ लिखते हो ना, तो ना वो चीजें रियल हो जाती हैं, वो चीजें डिक्लेयर हो जाती हैं, वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वो चीजें एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाती हैं। तो चलिए, सुशील धवन जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन, यूज ऑफ बैंक मोर सिस्टम्स। थैंक यू सुशील धवन जी फॉर योर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन। थैंक यू। हिमांशु जी कह रहे हैं माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, ओपन हो गया दिमाग। हिमांशु जी ने क्वेश्चन भी पूछा था, कहते कि बाद में भी कर सकते हैं क्या? ना ना ना, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बिल कर सकते हैं। दीपक गौर जी, ये तो फाइनेंस के जादूगर हैं दीपक गौर जी। ऑसम सेशन, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू, आप ही का काम कर रहा हूँ। रजनीश जी कह रहे हैं ग्रेट नॉलेज, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ बैंकिंग। एब्सोल्युटली, जो वन गोल्डन नगेट रजनीश जी ने डायरेक्टली लाइव फ्रॉम लुधियाना पकड़ लिया है,
वो है कि देखिए ब्रह्मास्त्र तो है हमारे पास बैंक के रूप में, बैंक हमारा ब्रह्मास्त्र है, हमें चलाना नहीं आ रहा, तो बैंक को अपना ग्रोथ पार्टनर बनाना है। तो रजनीश जी, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ बैंकिंग, बड़ा ही गोल्डन वर्ड दिया आपने। मिस्टर सैलम सेइंग थैंक यू सर, वेल रिसर्च टॉपिक। थैंक यू, योर पार्टिसिपेशन इंकरेज मी टू डू द रिसर्च। सैलम जी थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड एवरीबडी एल्स जो कंसिस्टेंटली रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, आपके आने से मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती रहती है। थैंक यू रौनक कुमार अग्रवाल जी, एंड के महेश्वरी जी, एंड हिमांशु जी, एंड दीपक जी, एंड अशोक भैया जी। तो रूपक जी कह रहे हैं देखो जी ऐसा है प्रॉपर यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अच्छा के महेश्वरी जी, आप दिल्ली में हो चेन्नई में हो? मुझे उपासना कह रही थी आप मेरे ऑफिस आ रहे हो। आप अभी दिल्ली में हो? आज मिलते हैं ना? चलिए मुझे बताओ चैट बॉक्स में, या फोन करते हैं, अभी बात करते हैं। ठीक है। सो बाय दिस आई कंप्लीट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। आज के टॉपिक की लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी सिंपल और डे टू डे रखने की कोशिश की है, सो दैट कि आप सभी उससे रिलेट कर पाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।